गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक नया टर्म पढ़ाया, ट्रेड। उसके पहले 1 मिनट मैं आपको वापस आना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास ऑफ क्लास यानी ट्यूशन के पहले आए थे और उनको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का मतलब नहीं समझा। मैं एक बार फिर से उसके दोनों में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले हम 2 मिनट उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सब लोग। देखिए, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फर्क क्या है, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा। देखो, जब भी हम कोई ऐसा इंश्योरेंस लेते हैं जहां पे इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट पे करने का प्रॉमिस करेगा, लेकिन वही कंपनसेट पे करेगा जितना लॉस हुआ, और वो लॉस को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उस इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। और जिस इंश्योरेंस, जब भी कोई पर्सन ऐसा इंश्योरेंस लेगा जिसके अंदर वो इंश्योर्ड लाइफ के ऊपर ले रहा है, क्या ले रहा है, और इंश्योरर प्रॉमिस करता है पे करने के लिए, कब, किसको, इंश्योर्ड को, अश्योर्ड को, किसको। पहली बात तो लाइफ इंश्योरेंस में अश्योरर और अश्योर्ड चलता है वर्ड। अश्योर्ड को कि भाई मैं तुझे इतना अमाउंट देगा, फिक्स अमाउंट, कब देगा, 2 इवेंट में, या तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन, या तो अगर डेथ नहीं हुई तो एक एक्सपायरी डेट आपको होता है कि जितने साल, जितने पीरियड का आपको इंश्योरेंस मिलता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी आपने इंश्योरेंस लिया होगा, टर्म्स एंड कंडीशन में आया होगा शुरुआती में एग्रीमेंट करने के पहले, उस पीरियड तक अगर कुछ नहीं हुआ तो उस पीरियड के बाद आपको पैसा मिलेगा, फिक्स अमाउंट। उस इंश्योरेंस को अपन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, और जनरल इंश्योरेंस में कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, जब लॉस हैपन हुआ तब मिलेगा। और वो भी कौन सा लॉस, जो हमारा सर्टेन इवेंट से हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली, वो लॉस, हर लॉस नहीं, जो इंश्योरर जिस इवेंट्स को कवर करेगा उसका। अगर वो फायर इंश्योरेंस दे रहा है तो फायर कवर कर रहा है, अगर वो अर्थक्वेक इंश्योरेंस दे रहा है तो वो अर्थक्वेक को ही कवर करेगा। अब मैंने उसके ऊपर एक पिक्चर आ गई, ओ माय गॉड, याद है आपको? ओ माय गॉड में वो जो है, वो हीरो कौन है, परेश रावल। अरे परेश रावल ये ना, तो परेश रावल याद करो, परेश रावल लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी जनरल इंश्योरेंस भर रहा था, दुकान का फायर इंश्योरेंस भरा था। तो फिर जब वो गया मांगने की मेरी दुकान टूट गया, अभी हो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर क्या बोलता है उसको, कि इट इज एक्ट ऑफ गॉड, यानी ये इवेंट हमारे अंडर में आ रहा नहीं है, हम आपको फायर से, एक्सप्लोडेशन से, यानी वो इवेंट पहले ही लिख के देते कि कौन सा इवेंट हम कवर कर रहे हैं, कौन सा नहीं करेंगे। समझा आपको क्लियर? और भूकंप आना इज एक्ट ऑफ गॉड, तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको बोला कि भाई ये इवेंट हमारे अंडर में आता नहीं, तो आई एम नॉट लाइबल टू पे द कंपनसेशन अमाउंट, आपका जब लॉस हुआ तो भी, भले आपने हमें प्रीमियम भरा तो भी, क्योंकि वो इवेंट हमारे अंडर में आता नहीं है। तो इसलिए इवेंट मस्ट बी सर्टन, क्या होना चाहिए, कौन सा इवेंट हो रहा है अपन, वो इवेंट अगर इंश्योरर के अंडर में आता होगा तो ही वो पे करेगा। ठीक है, क्लियर पिक्चर, समझा क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ, अब हम ट्रेडिंग साइकिल में आगे बढ़ चुके हैं। हमने ट्रेड के 2 पार्ट्स देखे, कौन से, इंटरनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड 2 पार्ट में होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब आज हमें पढ़ना है कौन सा ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड कल आपको समझाया, अपनी ओन लैंग्वेज में तुमको लिखा के भी दिया। अब यहाँ पे इंटर्न्स ने कुछ लैंग्वेज लिख के दी है, अपन इसको पढ़ते हैं और ये भी एक समझते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। सर आपने जो लिख के दिया अगर वो लिखा तो अरे चलता है, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे साइड से या कोई भी साइड से, आपको समझ में आ रहा है क्लियर? हाँ, लेकिन ये जो साइकिल है ये मेन है, ध्यान दो। अब देखो, मनीष कह रहा हूं, बावजूद आप पीछे जाते हो ना, फिर इफ आपको अगर तकलीफ है
तो आपका काम क्या है, रिप्लेस करना, प्लेस। कम ऑन, बैच का टाइम जा रहा है बेटा, प्लीज प्रोसीड। चलिए, हाँ अब देखो इंपोर्ट ट्रेड के बारे में कल समझा। इंपोर्ट किसको बोलते हैं? जब भी हम विदेश से माल मंगवाएंगे उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड, परचेस करेंगे। ओके, देखो लिखा हुआ है व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट और परचेस, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। आपको जाना है परी, तो यहां ध्यान देना बेटा। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट और परचेस, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करना। और कब आता है? ये नहीं तो ये। फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉर कहां से आ रहा है? फॉरेन कंट्री। इट मींस व्हेन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर एंड बायर बिलोंग्स टू होम कंट्री, इट मींस इंडिया, and seller from foreign country, that trade is known as import trade। इसमें सब आ गया, कंट्री का भी आ गया समावेशन और इन्वॉल्वमेंट, और इसमें बायर और सेलर का भी कंट्रीब्यूशन बता दिया मैंने। देवेश समझा क्या बेटा? सो व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड, क्लियर है पिक्चर? और लिखना कैसा है समझ में आपको? क्लियर। अब एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए भी लिख के दिया है। अच्छा, एक और आगे पॉइंट दिया हुआ है, द इंपोर्ट ट्रेड, इन इंपोर्ट ट्रेड द फॉरेन गुड्स आर एंटर। देखो ये अच्छी बात है, विदेशी माल, इंपोर्टेड गुड्स बोलते हैं ना जिसको, वो एंटर होते कहां पे? विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, नेशन बाउंड्री के, नेशन के अंदर। अरे जो बाहर का आइटम है आप देखो, मैक्सिमम हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कहां के हैं? बाहर के ही है। आज इंडिया पीछे क्यों है बताओ? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है, और इंपोर्ट ज्यादा है तो हम अपनी पैसों की वैल्यू कम करते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम जब विदेश से माल लेते हैं फॉरेन कंट्री से, तो फॉरेन कंट्री अपने रिसोर्सेज पूरे नहीं दे रही जितने हमसे पैसे ले रही है, वो हमें आधे का आधा रिसोर्स दे रही है, और पैसा ले रहा है मोटा रकम से। तो इसलिए क्या हो रहा है? पैसे जा रहे ज्यादा, रिसोर्सेज आ रहे कम। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे पास डेफिशिएंसीज आ रही है। डेफिशिएंसीज का मतलब क्या होता है? कमी, पैसों में कमी आना। डेफिसिट क्या बोलते हैं हम? हमारे जो फंड्स है वो डेफिसिट हो जा रहे हैं, हमारी तिजोरी जो है वो डेफिसिट होती जा रही है। तिजोरी को बोलते हैं ट्रेजरी। क्या बोलते हैं? हाँ, मालूम है आपको? राजा लोग यूज करते थे वर्ड ट्रेजरीज। इंग्लिश मूवी देखी होंगी तो उसमें यूज टू होता है कई बार। समझा आपको? क्लियर? तो हमारे देश का ट्रेजरी कम होते जा रहा है क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है। अच्छा, अब इंपोर्ट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक्सपोर्ट कम है, और एक्सपोर्ट कम का डायरेक्ट कनेक्शन पता है किससे है? देखो मैं अभी आपको एक लिंक बता रहा हूं, समझो उस चीज को। देखो बिजनेस के दो पार्ट है, कौन कौन से? वेरी गुड, क्या बात है, होशियार हो गए भाई तुम तो। हाँ, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। अब कॉमर्स में ट्रेड जो आता है, ट्रेड दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और तो एक्सटर्नल ट्रेड में मैं जाता हूं फिलहाल। अब एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू को इंडिकेट करता है, और सबसे मेन पता है क्या करता है? देश में हर एक वर्ल्ड में हर एक कंट्री आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? पूछो। एक स्टेटस, कोई तो भी बिजनेस एक्टिविटी का एक स्टेटस। जैसे एग्जांपल दूं, इंडिया इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इन होल वर्ल्ड, यानी इंडिया के अंदर खेती सरप्लस वैसे होती है। इंडिया के अंदर इंडिया की जो जमीन है वो उपजाऊ है। इंडिया के पास एक ऐसा वेदर है जो तीनों चारों वेदर्स वो सफर एंजॉय करता है। आप देखो हम सब इक्वल मंथ में करते हैं, 3-3, 4-4 महीने का सब वेदर चलता है। देखो ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब क्या हो रहा है? ये हम इक्वली हम वेदर एंजॉय कर रहे हैं।
और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इंडिया ही ऐसा है जो इक्वल पार्टीशन में सब वेदर एंजॉय करता है। नहीं तो आप अमेरिका में जाओगे तो आप 12 महीने में से 10 महीने वहां पे ठंडियां पाओगे। आपको बता दूं मैं, वहां पे 12 महीने का अगर साल होता है तो 10 या 8-9 महीने तो वहां पे सब ठंडियां चलती है। आपको सुना रहा है, फिर बारिश चलती है, यानी गर्मी बहुत कम के बराबर होती है वहां पे। लेकिन हम लोग ऐसा देश इंजॉय कर रहे हैं जहां पे हर एक वेदर इक्वल पीरियड में इंजॉय कर रहे हैं। और ये नेचुरल रिसोर्स हमारे पास सरप्लस है, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है वो फर्टिलाइजिंग अच्छी होती है, और उसकी वजह से ही इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? और कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है तो उसका वर्ल्ड के अंदर एक रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है कि वो कंट्री बिलोंग्स करती है उस सेक्टर से। जैसे इंडिया इज बिलोंग्स टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। याद है आपको? अब अमेरिका वाले को भी अगर पढ़ाया जाएगा तो यही पढ़ाया जाएगा कि इंडिया इज बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। वैसे यूएसए बिलोंग्स टू डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स, डिफेंस इंडस्ट्रीज। आपको याद हो यूएसए एंड रशिया जो है ना, ये सबसे लीड पे इसलिए है क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता है डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स। अब डिफेंस किसको बोलते हैं? एक मिनट बता कृष्णा। अरे पूछ रहा ना, खैर ना, पूछ भी नहीं, जल्दी जल्दी बोल। व्हाट इज डिफेंस? अगर किसने बिन पगारी वकील बने तो बेटा मैं तुमको साल में वकील बनाऊंगा। रुको बेटा, मालूम है क्या डिफेंस वर्ड सुना? तो तुम्हारी मैडम शुक्ला मैडम को बोल के आना पड़ता, उनको बोलता मैडम चिल्लाओ कम, थोड़ा सिखाओ जरा बच्चों को। चिल्लाने में बेचारे गले ही उड़ खराब हो गया होगा बेचारी का। अब डिफेंस वर्ड नहीं पता यार, क्या मैं तुमको 11 पढ़ा ना? बैठो। डिफेंस का मतलब होता है इन आर्मीज, मिलिट्रीज, उसको डिफेंस बोलते। क्या बोलते हैं? डिफेंस। कहीं बार सुना होगा तुमने वर्ड डिफेंस। क्या बोलोगे आज के बाद? हाँ, डिफेंस मिनिस्टर आता ना, यानी इंडियन आर्मी का मिनिस्टर जो है, डिपार्टमेंट जिसको दिया हुआ है डिफेंस का। तो डिफेंस जो है, डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट यानी कौन से? हथियार, जो बम मिसाइल्स जो बनती ना। अभी हमने राफेल लिया। क्या लिया हमने? राफेल लिया ना हमने। राफेल कहां से लिया? रशिया से लिया ना अपन ने। तो राफेल जो है ये क्या है? एक मिसाइल वाला प्लेन है हमारे पास, लड़ाकू विमान जो एकदम रफ्तार में उड़ा देता है किसी को भी। तो ये जो डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये दो कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है, एक यूएसए और दूसरा रशिया। और इसकी वजह से ये सबसे पावरफुल कंट्रीज में आती है, क्योंकि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे रही है जो सिर्फ खुद बनाती है और पूरे इंडिया को सप्लाई कर रही है, जिसके बदौलत वो इकोनॉमिकली स्टेटस ही बढ़ रही है और प्लस वो पावर भी अपने पास रख के बैठी की मिलिट्री भी इनकी ही सबसे आगे है। अरे हमारा इंडिया जो है ना, इंडियन आर्मी जो है ना, वो सेकंड थर्ड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए की आर्मी आती है। किस पे आती है? हाँ, तो यूएसए की आर्मी फर्स्ट पे आती है। तो क्यों आती है फर्स्ट पे? क्योंकि उसने वो इंस्ट्रूमेंट खुद के बना रही है वो। आपको समझ में आ रहा? यानी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही पूरा ट्रेंड है और कुछ नहीं है। तो ये जो कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना, उससे क्या हो रहा है? उससे उनकी इकोनॉमिक सिंबल भी पहचान में आता है। और दूसरा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ, तो हम लोग इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा इंपोर्ट क्यों हो रहा है? देखो आज आप अगर 100 प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, 100 में से अगर मैं बात करूं तो मोदी टाइम्स आ गया, तो मोदी के टाइम पे भी होते हुए भी 80 प्रोडक्ट आप मेड इन चाइना, जापान, यूएसए यहाँ के यूज कर रहे हो। आप देखो हर 100 में से 80 प्रोडक्ट जो है आप वो मेड इन यहाँ से ला रहे हो। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंसान को 100 चीजों की आवश्यकता है तो 80 चीजें इंपोर्ट हो रही। क्या हो रही है? अब 80 चीजें अगर इंपोर्ट हो रही है 100 में से, तो इसका मतलब है कि इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 20 प्रोडक्ट का ही कर रहा है। और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अपना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना है
तो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने के लिए हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट कब होता है मालूम है? एक्सपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्शन इससे है, इंडस्ट्री से। जब हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, हर चीज में हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे अपना हर चीज, तो क्या होगा? इससे हम ना केवल अपने देश की पूर्ति कर पाएंगे, बल्कि देश की पूर्ति के साथ साथ हम जो बचेगा वो औरों को सप्लाई करके हम एक्सपोर्ट बढ़ा के बाहर का पैसा इंडिया में ला सकते हैं। और इस तरीके से इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडस्ट्री से, यानी हमारी इंडिया के अंदर बिजनेस का ये हाथ हैंडीकैप है अभी तक। जिस दिन ये इंप्रूव हो जाएगा, ये बैठा ही इसके लिए कि तू सिर्फ स्ट्रांग बन तो मैं काम करूं, क्योंकि प्राइमरी हैंड इंडस्ट्री है, सेकेंडरी हैंड कॉमर्स है। हमारे इंडिया के अंदर कॉमर्स में कोई खराबी नहीं है। कॉमर्स के सभी ट्रेड बोलो या एड्स टू ट्रेड बोलो, सब सेक्टर इतने सुपर चल रहे, इतने सुपर चल रहे, कोई इसका तोड़ नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड। आज अगर आप एड्स टू ट्रेड की सेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेड हमें आज एड्स टू ट्रेड मिल रहा है। आज ट्रांसपोर्टिंग में देखो, मोदी जी बुलेट ट्रेन ला रहे हैं स्पेशली कि हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर फास्ट होना चाहिए। तो ये सेक्टर में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ ये सेक्टर में। कहां पे? इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में हमारी कमी क्यों है पूछो? क्योंकि इंडस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो होता है एजुकेशन से। हमारी एजुकेशन थ्योरेटिकल बेस है, प्रैक्टिकल बेस नहीं है। और इस वजह से हम जो चीज पढ़ते हैं वो चीज कभी प्रैक्टिकली अडॉप्ट ही नहीं होती, और अडॉप्ट नहीं होती तो हम उसको यूज नहीं कर रहे तो हम कोई इनोवेशन नहीं कर रहे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई तो हम बेचे क्या? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मजबूरन हम लोग बना नहीं पा रहे कोई भी चीज, और बनाने की एक्टिविटी इंडस्ट्री होती है। और इंडस्ट्री तभी बढ़ेगी जब एजुकेशन हमारा प्रैक्टिकल बेस रहेगा। अब प्रैक्टिकल बेस यानी क्या सर? आपको बता दूं मैं, मोदी जी ने एक नया मिशन लाया है, आत्मनिर्भर भारत। सुना होगा आपने। ये आत्मनिर्भर भारत क्या है एग्जैक्टली? बताओ मुझे। आत्मनिर्भर भारत यानी कि हर चीज हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, उसको बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत। भारत अब किसी की परवाह नहीं करता, तो मत भेजो हमको माल, हम खुद का माल खुद बनाएंगे और अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे हम। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एजुकेशन पावर करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से इनोवेशन आता है। एजुकेशन से, अरे देखो, एजुकेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू इनोवेशन, इनोवेशन लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना हमेशा। अब व्हाट इज क्रिएटिविटी? चलो बताओ। सर बहुत अच्छा बोले लेकिन पता नहीं क्या बोले। स्पेलिंग भूलो। क्रिएटिविटी कभी कभी होता है ना, माइंड में नहीं आता है। इनोवेशन, ओके। हाँ, अब सुनो, देखो, टू थिंक इन अ न्यू वे, टू थिंक इन डिफरेंट वे इज नोन एज क्रिएटिविटी। टू थिंक इन अ डिफरेंट वे इज नोन एज क्रिएटिविटी। आप जब अलग सोच रहे हो कुछ औरों से, इट मीन्स यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। कौन हो तुम? हाँ। और जो थिंकिंग जो आ रही है आपके अंडर औरों से अलग, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्या बोलोगे? और वो क्रिएटिविटी को जब आप एग्जिस्टेंस में ला लोगे कोई चीज को उससे, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है टू ब्रिंग समथिंग इन न्यू वे और इन डिफरेंट वे। समझा क्या? कोई तो भी नए तरीके से सोचना, इट इज नोन एज क्रिएटिविटी। कुछ तो भी नया चीज दुनिया में लाना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। और इनोवेशन का डायरेक्ट कनेक्शन मैन्युफैक्चरिंग से है, और दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री में आती है। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन क्या लाता है? एजुकेशन माइंड के अंदर क्रिएटिविटी लाता है, क्रिएटिविटी इनोवेशन लाता है, और इनोवेशन ही इंडस्ट्री लाता है। ये लिंक्ड है। अब सर ये है क्या एक्चुअली? देखो, हमारी एजुकेशन क्यों थ्योरेटिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं। और फॉरेन की कंट्री की एजुकेशन आपको बता दूं मैं, प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं। आपको बता दूं मैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
आपको यहाँ पे 6वीं क्लास में प्रोजेक्ट आता है ना। प्रोजेक्ट क्या करते हैं, मैडम बोलती ये है, ये लिख के आना, गूगल निकालते धड़ाधड़ छापो बैठ के, पोस्ट भी करेंगे, ऐसे सजाएंगे भी करेंगे, है ना। लेकिन आपको बता दूं, फॉरेन के बच्चे 6वीं क्लास में अपना रोबोट बनाते हैं। रोबोट क्या बनाते हैं? रोबोट। उनको असाइनमेंट ये नहीं होता कि ये भर के आओ गूगल से कॉपी पेस्ट करके, वो बोलते तुमने नया क्या किया, नया कुछ किया तो हम तुमको आगे प्रमोट करेंगे, नहीं तो यहीं बैठो। इसलिए वो नए नए क्रिएटिविटी को वेलकम्स करते हैं। मैंने दिल्ली में एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली थी, अब मैं नाम रिवील नहीं करूंगा उसका क्योंकि उनका फिर पेटेंट्स मुझे देना पड़ेगा उनको। तो एक फॉरेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ ट्रेनर्स आए थे। उस दिल्ली के सेमिनार, 4 दिन की सेमिनार की फीस थी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए। कितनी थी? और वो 4 साल से अप्लाई कर रहा था मैं, लेकिन नहीं मिला। पिछले साल ही हुआ था मेरा, पिछले साल में, यानी 21 समथिंग था ईयर, 21-22 में। तो 21-22 ईयर में मेरा नंबर लग गया उसमें, और उसमें इंडिया में से सिर्फ 5,000 टीचर्स वहां पे अप्लीकेबल होती है, क्योंकि उतना बड़ा ऑडिटोरियम होता है कि उससे ऊपर 5,000 से ऊपर वो बैठ भी नहीं पाते। ऐसे एकदम वो प्रॉपर स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में देते हैं हमको पूरा। तो वहां पे एक कल्चर सिखाया हमें, बोला तुम इंडिया वालों को पढ़ाने आता ही नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो मालूम है, तुम रट्टा मारना सिखा रहे बच्चों को और कुछ नहीं कर रहे। हमको बहुत बेइज्जती की वहां पे, और सही भी थी बेइज्जती हमारी, क्योंकि होनी भी चाहिए थी हमारी बेइज्जती। उन्होंने बोला कि तुम लोग क्या करते, तुम लोग बोलते हाँ बच्चा ये बुक निकालो, ये बुक से जैसे तुमको हिस्ट्री पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री तुमको। अब हिस्ट्री यार तुमको कौन से पैटर्न में पढ़ाते हैं बेटा? वो टीचर आती हिस्ट्री में, शिवाजी महाराज ने ये किया था, वो किया था, ये किया था, है ना, हो गया। फिर बच्चों को बोलते सर अभी क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, बच्चे पूछते टीचर से, तो जो बोलते निकालो बुक। हाँ, अगर वो क्वेश्चन आया कि शिवाजी महाराज किले में कैसे घुसे थे, तो देखो बेटा ये हाथ से लेकर ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर है। फिर पेज नंबर 9 में जाओ, फिर यहां से ये यहां तक टिक करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का B है आंसर। और मैडम भी पहले एक दिन पहले रट्टा मार के आती पूरा, और तो वो बुक्स में उसका लिखा होता, वो बुक से तुमको छाप के करा दी। बड़ी से बड़ी स्कूल भी यही काम कर रही। बोला हम लोग ऐसे नहीं पूछते, हमको कोई पूछने का जोर नहीं है। हम लोग क्वेश्चन में पूछते हैं, हम लोग क्वेश्चन ही पूछते नहीं कि शिवाजी महाराज कहाँ गए थे, क्यों गए थे। हम पढ़ा देते उनको शिवाजी महाराज इधर गए थे, उधर गए थे, ये गए थे। लेकिन हम ये पूछेंगे उनसे कि अगर तुम लोग शिवाजी महाराज के जगह होते थे और अगर ऐसा स्टेटस होता था तुम्हारे सामने, ऐसी सिचुएशन आती, तुम लोग क्या करते थे? करो अपने हिसाब लिखो। ये है इनोवेशन। क्वेश्चन में अंतर क्या है समझा? कुछ हमारे टीचर क्या पूछते हैं कि शिवाजी महाराज ने वो किसका काटा था उंगली? औरंगजेब का, है ना। तो औरंगजेब का उंगली कैसे काटा, लिखो, है ना। तो शिवाजी महाराज रात को गए किले के ऊपर, अंदर गए, औरंगजेब के रूम में गए, रूम में जाने के बाद उसको चाकू दिखी और वो काटने वाले थे, लेकिन अंगूठा काट के चलाया तो शिवाजी महाराज भाग गए। ऐसा हमको बताया गया। हमसे पूछते भी ऐसे ही क्वेश्चन में, बराबर कि नहीं? लेकिन फॉरेन के बच्चों से ऐसा नहीं पूछते। फॉरेन के बच्चों से पूछेंगे कि अगर तुम लोग शिवाजी महाराज की जगह होते थे तो तुम औरंगजेब को कैसे मारते थे, बताओ, अपनी आइडियाज लिखो उसके अंदर। और जब नई नई आइडियाज को वेलकम किया जाता है ना बेटा, तो इससे उत्पन्नता होता है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी से उत्पन्नता होता है इनोवेशन, और इनोवेशन से ही इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। और इस तरीके से हमारी सोच में, हमारी एजुकेशन देने में और फॉरेन की एजुकेशन देने में जमीन आसमान का फर्क यही है कि वो लोग पूरा नया लेते हैं। और उन्होंने यहां तक बताया कि अगर कोई बच्चे की आइडिया हमें अच्छी लगती है तो हम डिफेंस के मिनिस्टर को भेजते हैं। कहां भेजते हैं? कि देखो ये बच्चे ने एक नया खोज निकाला कि दुश्मनों को कैसे हम मार सकते हैं, दुश्मनों को हम कैसे। और वो डिफेंस का मिनिस्टर खुद पर्सनली पढ़ता है, और अगर उसको वो पॉलिसी अच्छी लगी तो डिफेंस में उसको अडॉप्ट भी करता है। अब बताओ, वो पढ़ाई को, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, यानी पढ़ाई को प्रैक्टिस में ले लिया।
और हमारे यहाँ पे क्या होता है, टीचर एक दिन पहले रट्टा मार के आती और तुमको वही आके रट्टा रटाया सिखा देती, चलाओ पिक्चर, होती कि नहीं? नहीं तो आधे टीचरों का बुक खोल के देखना, पूरा ऐसे हिंदी में इंग्लिश में ऐसे अनुवाद किया हुआ होता है, तुमको लगता है वो सालों साल पढ़ने के बाद भी फिर से पढ़ के आती। ये हमारी सिस्टम का ड्रॉबैक है और इसकी वजह से हमारा इंडस्ट्री हैंडीकैप है, क्या है, लंगड़ा है। और इसलिए जब तक ये हाथ नहीं सुधरेगा बिजनेस का तब तक हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, जब देश की पूर्ति करेंगे तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो कौन से सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री आपको जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री और वर्कशॉप में होती, घर बैठे बैठे भी होती है, एक कॉटेज इंडस्ट्री भी होती है। कॉटेज इंडस्ट्री पढ़ा है, वर्ड सुना है कभी, कॉटेज इंडस्ट्री? लिखो नालायको। ये एंट्रेंस के टेस्ट में पूछा जाता है, व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स होम बेस्ड इंडस्ट्रीज, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज, होम घरेलू इंडस्ट्रीज। घर में जब लेडीज या लड़की अपना कुछ करना चाहती है या बॉय कुछ अपना करना चाहता है तो घर के घर में ही आप छोटी सी इंडस्ट्री एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। यानी कोई पापड़ बेल के बेचता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई सिलाई करती है लेडी, है ना, और कोई इंटीरियर वर्क करता है आजकल गर्ल्स में, या और भी बहुत सारे लड़कियां हैंडीक्राफ्ट करके अपना बना के बेच रही है, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। तो ये सब जो, ये भी एक इंडस्ट्री है ना अपने आप में, क्या ये? अरे आप कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना बोले तो क्या, इंडस्ट्री। तो उसको अपन कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और घर में आजकल देखो तुम लोग चूड़े तल के बेच रहे अपने घर वाले कुछ है, तो ये जो इंडस्ट्रीज हो रही है इस होम बेस्ड इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। समझा आपको क्लियर? और आपको बता दूं, इसमें शर्म नहीं करना। चाइना में आपको बता दूं, चाइना देखो, चाइना हमसे आगे क्यों बढ़ा बताओ, आपस में बातें मत करो, ध्यान दे। चाइना हमसे आगे क्यों बढ़ा बताओ। देखो चाइना के पास जो मेजर इशू है वो भी हमारा मेजर इशू, मेरा भी हमारा भी सेम है। बोलो क्या? पॉपुलेशन। क्या है? हाँ, अब पॉपुलेशन चाइना के पास भी उतनी है जितनी हमारे पास है, दोनों की सेम चलती है, चलती सेम। अब अगर प्रॉब्लम होती थी तो आज चाइना वेल डेवलप कंट्री में आती थी, वो डेवलपिंग या अनडेवलप कंट्री में आती थी, बराबर कि नहीं। तो चाइना ने ये पॉपुलेशन को प्रॉब्लम नहीं समझा, उसको अपॉर्चुनिटी बना दिया। कैसे? कैसे पूछो कैसे? आपने एक अमिताभ बच्चन का एक टाइटल सुनाऊंगा, आपने टॉयलेट मूवी, नहीं टॉयलेट मूवी है क्या, नहीं टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट मूवी या एक उसकी मूवी आई थी पैडमैन में, हाँ दोनों अक्षय कुमार थे, इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूजन रहा। तो अक्षय कुमार पैडमैन में, याद करो, एक अवार्ड ले जाता है जो मशीन बनाई थी पैड की, वहां पे अमिताभ बच्चन उसको अवार्ड देता है। और वो अवार्ड देने के बाद, ध्यान दो समझो उस चीज को, वो एक स्टेटमेंट देता है जो जिंदगी भर मेरे दिल में चुभ गई है, कि जिस दिन हम अपनी जनसंख्या न समझते हुए जहन की संख्या समझेंगे, उस दिन हमारा देश अपने आप तरक्की करने लगा। जो प्रॉब्लम है वो खुद ही अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी, अगर आपको याद होगा तो। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब तुमको शायद समझा नहीं होगा, मैं आप तुमको बता रहा हूं। देखो, पॉपुलेशन ज्यादा होना अपने लिए प्रॉब्लम नहीं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी है। मुझे क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा है तो हमारे पास दिमाग भी तो ज्यादा है औरों से। सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे अगर सिंपल बात है, एक घर में अगर 5 लोग रह रहे, ठीक है, एक घर में अगर 5 लोग रह रहे और दूसरे घर में 10 लोग रह रहे, तो कौन जीतेगा? क्यों? क्योंकि उनके पास मैन पावर भी ज्यादा है काम करने के लिए और उनके पास दिमाग भी। तो ये प्रॉब्लम कहां से हुई? ये तो अपॉर्चुनिटी हुई ना। वैसे अगर हमारे पास सबसे ज्यादा इंसान है हमारे देश के अंदर, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए क्या है?
अपॉर्चुनिटी, सब उसको लेते नहीं आ रहा, हमको उसको लेते आ रहा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे गधे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इंसान ने, गधे और इंसान में फर्क क्या है बता? हमारा एजुकेशन जो है ना वो इंसानों को गधा बना रही है, क्या बना रही है? गधा। पूछो क्यों? देखो हम लोगों को रट्टा रटाया वही ज्ञान दिया रहा है, किसी एक ने बनाया वही हमको कैरी फॉरवर्ड सालों साल चल रहा है। देखो ना एजुकेशन हो रहा है, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, कभी सुना इट इज डिराइव फ्रॉम इंडियन वर्ड? कभी सुना? कभी इंडियन ऑथर देखा? बड़ी मुश्किल से कहा था, आया होगा तो आया होगा, बाकी तो थॉमस है ना, ऐसे नाम आते, जेम्स, रॉबर्ट। अभी रॉबर्ट, जेम्स, थॉमस ये लोग अंग्रेज है ना, इंडियन थोड़ी ने। अब तुम बताओ क्या हुआ, विदेशी कुछ तो भी चीज बना रहा है, उसको इंडिया कॉपी पेस्ट लेके यहाँ पे तुमको पढ़वा रहा है, वही चला रहा है ट्रेंड, और हम उसको एजुकेशन बोलते हैं। ये एजुकेशन नहीं है, ये गधा बनाना हुआ। क्या हुआ? गधा मैन्युफैक्चरिंग। गधे में, गधे को पता है क्या होता है? गधे को एक बार रास्ता देखा, ए गधे इधर से यहाँ पर चलना है देखो, तो बराबर चलता वो, खुद का दिमाग लगाता नहीं, भले बीच में खाई है गिरेंगे वो। वैसे हम गधे, कौन है हम? बोलो कौन है हम? यहाँ पे इंडिया का एजुकेशन गधे बना रहा है। क्या बना रहा है? क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अपनी कोई क्रिएटिव लिखो, तुमको टीचर पागल बोलने लगेंगी। जिस दिन तुमने अपना कुछ नया बना के लिखा, टीचर बोलेंगे डफर, इधर आ, इधर आ, क्या लिखा तूने? ये बोलती नहीं बोलती? कभी आजमा के देखा होगा स्कूल में, अगर तुमने कभी कुछ अपना स्टेटमेंट नया लिख के लिखा होगा तो क्या बोलते हैं? ज्यादा छाड़े बन रहा क्या? हाँ, बोलती कि नहीं बोलती टीचर? क्योंकि उसको खुद को तो आना चाहिए पहले, वो खुद की इंसल्ट ना हो, इसलिए तुमको पहले इंसल्ट करती, चुपचाप बैठ जो बोला वो करना। तो ये चीजें बदलनी पड़ेगी, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। जिस दिन हमारी टीचर रट्टा मारने के बियाफ में जाए, बियॉन्ड जाएगी, यानी उसके खिलाफ जाएगी, तभी हम इनोवेशन की उत्पन्नता करेंगे और तभी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए कोशिश करो अपना माइंड क्रिएटिव बनाने का, और इसलिए मैं तुमको बोलता हूं कि खुद का लिखना सीखो, खुद की थ्योरीज खुद बनाओ, और फिर देखो हम कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम भी कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है? हाँ, यस, आपको कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि ऊपर लोग हमारे यहाँ पे, हाँ एजुकेशन, एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्या हुआ रीजंस। देखो क्या हो रहा है, बता रहा मैं आपको। देखो उसका रीजन है ओनली एंड ओनली 2-3 फैक्टर है, मैं आपको एक फैक्टर पे मुद्दा कर रहा हूँ, ऐसे फैक्टर तो बहुत सारे हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर में इतने डिफॉल्ट्स है तो हम उसको चेंज क्यों नहीं कर सकते? एक तो यहाँ पे रीजन है हमारा पॉलिटिकल स्टेटस, सबसे बड़ा जिसको हमने पावर दिया है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या है? डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुन के लाते हैं ऊपर, बराबर कि नहीं? और उसका रीजन क्या है? प्रतिनिधि चुनने के बाद अब हमने क्या किया है, इंडिया शुरुआत से ही गुंडागर्दी इन सब में लीड करता है। तो इसके से क्या हो रहा है, आप देखो हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट ऊपर सेलेक्ट होता है उसका कोई एजुकेशन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जैसे आप देखो अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो वो अनपढ़ थोड़ी ना है, वो वेल एजुकेटेड है। आप शुरुआत से इनिशियल लेकर अभी तक के आप जितने भी प्रेसिडेंट देखोगे यूएसए के, उसमें एक भी प्रेसिडेंट अनएजुकेटेड नहीं है, वो सब लिटरेट है। कौन है? वो भी वेल लिटरेट, वेल क्वालिफाइड अपने फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो गुंडा जो गया, वो गुंडा जब तक जेल में जाता नहीं, और जेल में जाने के बाद वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के बाद मंत्री बनता है। अब उसकी रैशनैलिटी क्या रहेगी सिस्टम लाने की, बताओ? उसको तो दिन भर ये देंगे इसको मारते, इसको खत्म करो, ये अपना कुर्सी छीन रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। ये हो गया पहला फैक्टर कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंट लीडर नहीं है, पहली बात, जो सिस्टम को हिला सके, सिस्टम को चेंज कर सके। दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे बेचारा जो मिनिस्ट्री बैठता है ऊपर, उसको हर महीने बेचारे को इलेक्शन लड़ना है, हर महीने। एग्जाम्पल दूं, सिस्टम गलत है हमारे इंडिया का। देखो
सिंपल बात है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी मोदी जी को हमने ऊपर चुना, ही इज अ राइट मैन, नो डाउट, कॉम्पिटेंट पर्सन है, बहुत अच्छा है, दिमाग गुजराती है, बिजनेसमैन है भाई, बिजनेस माइंड है और बिजनेस को डेवलप भी कर रहा है, नो डाउट। लेकिन बेचारा मोदी जी भिन्न हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उनको हर महीने इलेक्शन लड़ने पड़ रहे हैं। वो बोलता है मैं काम करूं कि अपनी गद्दी बचाऊं। देखो, आज पंजाब में इलेक्शन, आज महाराष्ट्र में इलेक्शन, हमारे जो स्टेट वाइज हमने इंडिया को बटा हुआ है ना, वो स्टेट में क्या हो रहा है, हर एरिया के अंदर अपना पावर बचाने के लिए, अपना होल्ड करने के लिए उनको हर महीने, हर गांव, हर दिन, आप देखो मोदी जी एक एक दिन के अंदर 3-3 गांव कर रहे हैं भाई, आज इधर जाना रैली के अंदर, आज इधर जाना है। तो अब हमारा लीडर अगर सब ये रैलियां, ये इलेक्शन करते पड़ेगा तो अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग कब करेगा? तुम बताओ, अगर तुम मुझे बोलोगे सर आप काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए आए हो, लेकिन पढ़ाने के साथ आपको मॉब भी क्रिएट करने के एफर्ट्स लेने हैं, तो आपको हर दिन कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो आप बताओ, मैं ये काम करूं, कोर काम जिसके लिए बनाया हूं कि मैं वो पहले मॉब क्रिएट करने के लिए मैं इधर जाऊं, आज ये गली में, आज वो गली में जाऊं कि आओ पढ़ने आओ, पढ़ने आओ, पढ़ने आओ, पढ़ने आओ, पढ़ने आओ मेरे पास। तो दोनों में क्या हो रहा है? डाइवर्स हो जा रहा है। क्या हो रहा है? यानी हम लोग इन्हीं उलझ गए इसमें। भाई हमको इलेक्शंस करने, जीतना है, 5 साल ऐसे गुजारे, रोज हर साल में देखो तो कई स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट को कवर करने के लिए कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। क्या लगता है? अरे सिंपल है ना, अगर एक एक गांव में अगर एक एक दिन भी गए मोदी जी, तो एक आप सोचो 1-1.5 महीना तो उनको सब एक स्टेट को घूमने लगेगा। अब वो बोलेंगे कि मैं अगर यही काम करूंगा तो मैं ऑफिस में बैठ के अपनी पॉलिसी फ्रेम कब करूं? आई एम एडमिनिस्ट्रेटर। और बाकी कंट्रीज में ऐसा सिस्टम चलता नहीं, एक ही बार इलेक्शन होता है बस 5 साल में, एक बार जो ऊपर प्रेसिडेंट बैठ गया वो स्टेट्स वगैरह खुद ही देते बैठेगा अपना आदमी। अब उसको बार बार अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं कि ये भी कुर्सी बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ। एक बार आप चुन के ला लेना, खत्म विषय। मैं बोलता यहाँ तो मत लाओ, यहाँ तो दो, खत्म, यहाँ तो पूरा पावर दो। यहाँ पे हम कहा दे पावर देने के बाद भी बेचारा वो मोदी जी बोलते कि मेरे को आज इधर जाना है, आज महाराष्ट्र बजाना है, आज इधर करना है, उधर करना है। देखो ना, आप रोज नए नए रैलियों में जाते, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर काम कब करेगा? तो इसलिए पॉलिसीज फ्रेमिंग नहीं हो रही है, और पॉलिसी फ्रेमिंग नहीं हो रही है तो एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ है अगर कॉम्पिटेंट लीडर भी होगा तो भी वो प्रॉपर। इसलिए एक इलेक्शन करना, 1 इलेक्शन 1 नेशन, बस ये जो रोज रोज इलेक्शन हो रहे ना हर स्टेट में, इधर उधर, ये सब खत्म करने पड़ेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक बार आप ऊपर पावर लाओ, पावर दे दी। अब तुम बताओ, तुमने मुझे सिलेक्ट कर दिया 11 के लिए, 12 के लिए, खत्म, कोई बात। अब मैं तुम्हारे पढ़ाई पे वर्क करूंगा ना, लेकिन रोज मैं अपने आप को प्रूव करूं कि तुम मेरे को सिलेक्ट करो रे, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, तो तुम बताओ 2 घंटे तुम यहाँ पे रोज वोटिंग ही करते बैठोगे, तो बताओ काम कब होगा? इसलिए एक बार पावर दे दो किसी को भी, खत्म। अब तुम करो 5 साल जो करना है, 5 साल बाद हम से करेंगे कि तुमने काम अच्छा किया कि नहीं किया। यहाँ बोलता है मेरे को रोज यही काम करने पड़ रहे हैं, आज इधर जाओ, आज उधर जाओ, आज उधर जाओ, आज इसके लिए बोलो, कल वो अपोजिशन मेरे लिए बोल रहा, तो इससे कुछ नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में टाइम पास कर रहे हैं और पैसा भी खर्च हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। तो अब सोचो स्टेट पैसा कितना वेस्ट हो रहा है हमारा, तो एजुकेशन कहाँ से बढ़ेगा? क्योंकि फ्रेमिंग बनाने वाले ही लीडर्स ही अगर इसमें बिजी है सब इलेक्शनों में, तो पॉलिसीज कौन फ्रेम करेगा हमारी? इसलिए हम लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। लेकिन तुम लोग खुशकिस्मत वाले हो कि अभी नई एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी आ रही है। क्या आ रही है? उसके अंदर इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, और मे बी फिर शायद इंडस्ट्री डेवलप हो जाए उससे। क्या हो जाए? अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, आपको पता होगा ना, आपको स्कूल में अनाउंसमेंट की होंगी शायद से, अभी अगले साल से या उसके नेक्स्ट ईयर से वो लागू होने वाली है। तो उसमें अच्छा क्या दिया है, उसमें जो नॉन कोर एक्टिविटीज दिया ना, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, उसको भी एकेडमिक पार्ट में लिया हुआ, क्योंकि वो भी एक स्किल है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आप लोग अभी डांसिंग करते थे, तो डांसिंग करने के बाद आपको लगता है इसमें करियर क्या है, लेकिन अभी उसमें भी करियर मिलेगा आपको ऑप्शंस। तो ये जो नॉन एकेडमिक कोर्सेज है, इसको एकेडमिक पार्ट में लाकर हम लोग अपने शिक्षा को और अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। यानी फिर वो बोलेंगे कि हमको प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन गेन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो थ्योरेटिकल चल रही है। समझा आपको? क्लियर? चलिए, तो आएगा धीरे धीरे। हाँ, अब हमने एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग भी कल देखा, बताओ क्या होता है? Export trade is a transaction in international trade where the goods and services of home country are sold to another country या another nation. Simple वही है।
अरे जब हम अपना माल किसी को बेचते हैं एक दूसरे कंट्री को, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट ट्रेड कैसे पहचानना, यहां से माल आ रहा कि जा रहा, एक्स यानी बाहर जा रहा और इन यानी आ रहा। तो जब विदेश से माल आएगा तो इंपोर्ट, और जब यहां से माल जाएगा तो एक्सपोर्ट। कौन सा अच्छा फैक्टर है इंपोर्ट की एक्सपोर्ट? हाँ, एक्सपोर्ट कब बढ़ता है? जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ? सेक्टर कौन? हाँ बिल्कुल, देखो इंडस्ट्री, इंडिया कोई भी कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? वो मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रही है, कितना प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इंडिया के अंदर, कितनी सर्विस बना रहे हैं, वो टोटल जब कंप्यूट की जाती है तो उसको बोलते हैं जीडीपी। और उससे देश की इकोनॉमिक स्टेटस को इंडिकेशन मिलता है कि हमारा डॉलर कितना ऊपर बढ़ा रुपए से या कितना नीचे गिरा। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए कोई भी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो जीडीपी से होता है, और जीडीपी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है डायरेक्ट। ये आपको इकोनॉमिक में मैम अच्छे से समझा देंगे, ये मेरा पार्ट फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे बच्चा लोग। हाँ, अब हम आते हैं एंट्री पोर्ट। मैंने आपको जैसे बताया था, क्या बताया था याद करो, कि एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सिंपल भाषा में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ पक्का, अच्छे से? हाँ, बगैर आपको व्हाट इज एंट्री पोर्ट? सुनो, जब भी हम एक कंट्री से माल बुलाएंगे और दूसरी कंट्री को भेज देंगे, याद करो मैंने एग्जांपल चाइना और रशिया का एग्जांपल दिया मैंने आपको बीच में, वो जब मैं आपको ड्यूटी पेड वेयर हाउस पढ़ाया था, याद है कुछ तुमको, कि मैंने चाइना से माल बुलाया और रशिया को भेज दिया, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इट मींस एंट्री पोर्ट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैंने एक कंट्री से इंपोर्ट किया माल और दूसरी कंट्री को बेच दिया, तो इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। तो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आता है, इससे भी हम कमाते हैं, इससे भी हम। तो एक्चुअली हम जब पढ़ते थे तो हमारे सामने 2 ही आते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन एंट्री पोर्ट अभी ला लिया। इट इज नथिंग, जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और कुछ नहीं है। अब इसका मीनिंग मैडम ने क्या लिखी थी, देखो जरा, अ ट्रेड इन विच गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री। ऐसी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इसके अंदर हम गुड्स क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं एक कंट्री से विद अ व्यू टू एक्सपोर्ट। ये इंटेंशन से कि मैं इसको बेच पाऊं, आगे एक्सपोर्ट कर पाऊं, कहां पे? अनदर कंट्री में, एट हायर प्राइसेस, यानी लो प्राइस में मंगाना और हायर प्राइसेस पे बेचना, और बीच में बैठे बैठे कमाना, इसी को बोलते हैं एंट्री पोर्ट। समझा क्या आपको क्लियर? देखो लिखा हुआ है, विद द व्यू टू एक्सपोर्ट द सेम टू अनदर कंट्री एट हायर प्राइस, सच ट्रेड इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट ट्रेड। उसी को बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब इसमें मुझे बताने लायक कुछ नहीं है ऐसा। सो गॉट इट क्लियर पिक्चर? अब आपकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे चलता है समझा आपको क्लियर? पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? हाँ, अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम ये कहाँ से बढ़ा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ा, तो इसके बारे में एक चीज सिखा रहा हूं आपको, और वो आज हम एक नया टॉपिक खोल रहे हैं फिलहाल, और उसका नाम है एलपीजी। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ये रिलेटेड है बातें, जी ओनली जी इसमें, लेकिन सिखाऊं तीनों सिखा दूं। और इसी को बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपने सुना होगा, आपके हिस्ट्री या ज्योग्राफी में गया होगा या सिविक्स में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था क्या आपके हिस्ट्री सिविक्स में? नहीं आया था? पक्का? हाँ हाँ। तो आज हम एक नया फैक्टर खोल रहे हैं, बोलो कौन सा? हाँ, अब ये क्या है सुन लो, ध्यान दो, ये आपके पोर्शन में ही है, लेकिन मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, जिससे जो लिंक्ड है वो हाथों हाथ खोल के समझाते जाऊंगा, तुम्हारी एक ही पिक्चर में सब चलते जाएगा। समझा आपको क्लियर? हाँ, ध्यान इधर। अब अगर बुक को खोल के दिखाऊंगे तो आपकी ओसी के 5-6 चैप्टर आपके हो भी गए होंगे, आपको उसमें पता भी चलेगा नहीं। समझा आपको क्लियर?
इस तरीके से आपकी पूरी बुक्स खत्म करते हैं हम लोग, डोंट वरी, आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको सब इसी टेक्निक से पढ़ाएंगे। हाँ, अब ये जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही हूं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आया वो एक फैक्टर से आया, जी से, लेकिन जी अकेला नहीं पढ़ाते, इसका पैदा कहां से हुआ? ये जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा। क्या बढ़ा? अरे बोलो, ग्लोबलाइजेशन वर्ड सुना है? किस सुना है बताओ? हाँ यस, और किसने? बस एक की अकेली है क्या? क्या 10th? हाँ आपने सुना है, बताओ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? What is globalization? Very good, big hand. मुझे पानी की जरूरत है, आप बताओ। What is MNCs? आपको आता है क्या? हंसना उसके ऊपर जब हम उससे ऊपर रहे, हम श्रेष्ठ तो हम किसी के ऊपर से, हमको खुद को नहीं आता क्या तुम हंस रहे किसी के ऊपर? बोलो। मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है, हाँ बोलिए। वेरी गुड, बिग हैंड। अब यहाँ पे मैं एमएनसीज को थोड़ा बाजू करूंगा क्योंकि वो अलग मुद्दा है, वो आप एसपी में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? हाँ, फिलहाल वो उस पे आता नहीं मैं, क्योंकि देखो मिक्स नहीं करना है सब सब्जेक्ट्स को, फिलहाल एक सब्जेक्ट चल रहा है, चलन दो। देखो देखो, अब मैं आज आपको एक नए रूट पे लेके आ रहा हूं, वो है एलपीजी। आपको पेपर में आएगा क्वेश्चंस, याद रखना ही है। हाँ देखो इधर स्टूडेंट्स, सुनो क्या हुआ था इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बेसिस पर। ये बात थी हमारे आजादी के टाइम की, पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं, ध्यान दो, समझो इसको, कैसे एलपीजी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें आज आपको यहाँ पे एक समझो हिस्ट्री खोल रहे हैं पीछे का, लेकिन वो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान दो, पिक्चराइज फॉर्मेट पे। बात है 1940, अरे आजाद कब हुआ? कहते थे इंडिया 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में फंस चुका था, यानी हम लोग क्या कर चुके थे, हम लोग जकड़ गए थे। कहां पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर शासन चलाया था, यानी हमारे ऊपर राज किया था, बराबर कि नहीं? अब जब राज किया था तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया को आजाद किया, और आजादी के बाद, इंडिया के आजादी के बाद हमारे राजाओं के साथ एक एग्रीमेंट डील हुआ। क्योंकि अगर मैं अंग्रेजों के पहले के आने की बात करूं तो पहले यहां पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है? राजकरण। राजकरण किसको बोलते हैं? राजाओं का यहाँ पे चलन होता था, चलन, यानी राजाओं का यहाँ पे पूरा शासन चलता था, मतलब ना आपको राज शासन बोलते थे जिसको हम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? तो अंग्रेजों के पहले की बात करूं, देखो इंडिया सनातनी है, क्या है? तो इंडिया के अंदर सबसे पहले मुगल्स ने राज किया, मुगल्स को बीट करने के बाद राजकरण आया, ऑथोरिटी लीडरशिप। फिर राजकरण के बाद हमारा अंग्रेज का एम्पायर आया, अंग्रेज आए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, और उन्होंने पहले एक कंपनी लाई थी, एक बिजनेस व्यापार लाया था यहाँ पे चाय पत्ती का, और पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे इंडिया में वो छाने लगे, याद है आपको? क्लियर? और फिर अंग्रेजों का शासन यहाँ पे चलने के बाद जब फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया को आजादी दिलाई, आजादी, तो आजादी देने के बाद राजाओं ने सोचा अब फिर हमारा जमाना, लेकिन फ्रीडम फाइटर में नहीं, तुम्हारा जमाना होता था तो तुम हमको अंग्रेजों के हाथ में देते नहीं थे, लेकिन अब ये देश हमने छुड़वाया है तो ये देश सभी का है, क्या ये? और फिर वहां पे एक एग्रीमेंट तय हुआ कि अब से देश
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से चलेगा, लोकशाही, यानी राजा हम अपना खुद चुनेंगे ऊपर और बिठाएंगे खुद। इसलिए आज आपके देखो हर साल आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। याद है आपको क्यों बोलते हैं डेमोक्रेटिक? क्योंकि यहाँ पे हम अपना राजा खुद सिलेक्ट करके ऊपर लाते हैं। आम हम में से ही कोई एक आम नागरिक ऊपर बैठता है और देश को चलाता है, जैसे हमारे पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हुआ क्या, सुन लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब भारत अंग्रेज हमारे को छोड़ के गए थे, इसको 2 दिन लगेंगे, एलपीजी पढ़ने के लिए 2 दिन दे रहूंगा, 2 दिन 3 दिन दूंगा, याद रखना। लेकिन इसके बाद, आज के बाद तुमसे जब भी पूछे तुमको आना चाहिए। हाँ, तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तो 1947 के बाद हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो हमारा भारत फाइनेंशियल क्राइसिस सफर कर रहा था। अंग्रेज जब हमको छोड़ के गए ना, तो हमको ऐसा हाल कर गए कि उनको फुल कॉन्फिडेंट था ये लोग धूम धड़ा के हमारे पास वापस आएंगे, हमारा संभालो, क्योंकि हमसे शासन संभल रहा नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियली क्राइसिस दिख गए थे। यानी हमारी ट्रेजेडी फुल नील थी। नील क्या थी? हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इंटरनेशनल एसेट्स नहीं थी, यानी गोल्ड वगैरह सब ये लेके फुरो गए थे हमारे यहाँ से। तो हम पूरी तरह कंगाल हो चुके थे, और उस कंगाली के अंदर देश का बंटवारा हो रहा था उस टाइम पे, याद करो, है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान। वहां पे इंडिया ने इतने क्राइसिस सफर होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंटवारा किया, भाई ठीक है शांतिपूर्वक होने दो जो हो रहा है, अगर इसको रोकेंगे तो शायद इंडिया ही तबाह हो जाएगा। और मुगल्स यही, जो अंग्रेज थे वो यही चाह रहे थे एक्चुअली, और उन्होंने झगड़ा लगा के गए हमारे बीच में। नहीं तो हमारा इंडिया सब एक ही था, इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था ना, हमारा हिंदुस्तान पूरा अखंड भारत, यस। तो हुआ इस तरीके से हुआ। फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर झगड़ा लगा के गए, भड़का के गए, जिन्ना को भड़काया अलग, इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर को अलग भड़काया, और दोनों में कट्टरवाद लगा। दोनों ने कट्टरवादी इस तरीके से फैलाना शुरू किया कि मुस्लिम्स कम्युनिटी को जिन्ना ने अपने पक्ष में लेकर उसको बोला कि हमको ये अगर आजाद रहेंगे और अगर ये पावर में आए तो हमको ये पोजीशन देंगे नहीं जो हमको चाहिए, इसलिए हम अलग होते हैं। तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटीज को अलग करके एक नया उसका भारत के 2 टुकड़े किए गए, इंडिया और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अपने इसमें चले गया, लेकिन मैं बात करता हूं इंडिया की। अब इंडिया 1947 के बाद बंटवारे के बाद भी वो फाइनेंशियली क्राइसिस सफर कर रहा था, और तब बताया गया कि बिजनेस एक ऐसा टूल है जो फाइनेंस से उभर सकता है। तो क्या हुआ, इंडिया की गवर्नमेंट ने, जब पहली गवर्नमेंट चुनी गई कांग्रेस, कौन चुनी गई? हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आदेश दिया कि हम सरकार खुद व्यापार करेगी और सबको रोजगार देंगे। क्या देंगे? इट मींस एम्प्लॉयमेंट। क्या देंगे? एम्प्लॉयमेंट, यानी काम देंगे। समझो उस चीज को, आपको समझ में आएगा पूरी चीजें। तो फिर हुआ इस तरीके से, ये सब तुमको हिस्ट्री आगे पार्ट बिजनेस में आएगा, ये बिजनेस कहां से एमर्ज हुआ है आज, उसकी मैं पूरी हिस्ट्री लेके आ रहा हूं आज आपकी। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि इंडियन गवर्नमेंट खुद बिजनेस करेगी और अपने देशवासियों की पूर्ति करके उनको एम्प्लॉयमेंट देकर इकोनॉमिकली उनको ग्रोथ देगी, तो चल ही ऐसा था। शुरुआत में बिजनेस इंडिया में सिर्फ सरकार करती थी। आज तुम लोग बिजनेस कर पा रहे हो इजीली, आम नागरिक को बिजनेस करना अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं था। बिजनेस कौन करता था? गवर्नमेंट। पूछो क्यों? क्योंकि हर बिजनेस के अंदर लाइसेंसिंग सिस्टम था। क्या था? लाइसेंसिंग सिस्टम। आज कोई लाइसेंस नहीं लगता। आज मैं ट्यूशन बेफिक्र होके पढ़ा रहा हूं। आज तुम दुकान खोलना है, सुबह सोचा शाम को दुकान चालू, कोई मनाही करने वाला नहीं है। लेकिन पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था। पहले हर इंडियन गवर्नमेंट ने हर बिजनेस सेक्टर के अंदर लाइसेंस सिस्टम शुरू किया, यानी किसी को भी अगर आम नागरिक को, आम जनता को बिजनेस करना है तो पहले लाइसेंस लगाओ, लाइसेंस लो हमसे,
और लाइसेंस यानी मंजूरी लो, फिर आप बिजनेस कर सकते हो, इंडस्ट्री करो या कॉमर्स करो, जो करना करो, लेकिन लाइसेंसिंग थी, क्या थी? अब क्या हुआ, इसमें करप्शन बढ़ने लगी। करप्शन कैसे बढ़ने लगी? देखो सुनो, ध्यान दो, समझो इस चीज को। एक तो गवर्नमेंट के अंदर जो लीडर बैठे, लीडर वो हर आम नागरिक को लाइसेंस दे रहे नहीं, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, चाचा मामा भतीजावाद चालू हो गया। अब ये क्या है सर? जिस एग्जाम्पल, सपोज मैं मिनिस्टर बैठा हूं, अब मैं मिनिस्टर हूं, तो सपोज ये मेरे चाचा का बेटा है, तो आजा ये ले लाइसेंस, चल चला वाकर शुरू, फिर मामा का बेटा दे दे, चाचा के चाचा का बेटा दे। समझा ना तुमको? इन्हें मंत्री लोग क्या कर रहे? मंत्री लोग खुलेआम करप्ट होने लगे। यानी पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब अपने ही लूटने लगे। समझा कुछ तुमको? हाँ, गलत हो रहा था। ड्रॉबैक क्या थे? दो ड्रॉबैक थे। पहला, एक तो इंडिया में गवर्नमेंट बिजनेस कर रही थी, तो रीचिंग लेवल ऑल ओवर इंडिया तक नहीं पहुंच पा रही थी। मतलब क्या सर? बिजनेस इंडस्ट्री करो या कॉमर्स करो, अब आपको तो मालूम है गवर्नमेंट का काम कैसे होता है। गवर्नमेंट का काम बोलते सब ढीला, बराबर की नहीं? तो लोग पावर्टी से और भूखमरी से मरने लगे। क्यों? क्योंकि एक तो देश बिजनेस इंडस्ट्री खुद का चला रही गवर्नमेंट, और कॉमर्स भी खुद चला रही, और गवर्नमेंट हर इंसान हर नागरिक तक पहुंच नहीं पा रही। खाना कौन देगा? इंडस्ट्रीज कर चला रही सरकार का तो काम आपको पता ही है कैसा होता है। तो वहां पे पावर्टी लाइन बढ़ने लगी, गरीबी, और गरीबी से भूखमरी मन लगी। आप देखोगे 1947 से लेकर 1991 तक के सबसे ज्यादा पावर्टी लाइन पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर थी, और लोग कितने मर गए भूखमरी से, उसका भी आप रिकॉर्ड देखोगे तो उसी में आपको मिलेगा। सिस्टम डिफेक्टिव क्या थे? दूसरा ड्रॉबैक सिस्टम था, सुनो, ये 1947 से लेकर 1991 तक की बात कर रहा हूं मैं। अब 81 है कि 91 है देखना पड़ेगा मुझे वो। हाँ, न्यू पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में आई है ना। एक बार वेरीफाई कर लेंगे कल, कोई बात नहीं। क्या होता है तुम सुनो चुपचाप से, है ना। हिमेश खैर है, श्योर है कि तू? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हाँ, तो ये जो मैं आपको पूरे सिनेरियो दिखा रहा हूं, ये पूरे 1991 के पहले का था पार्ट। और ये सब ये नॉन एकेडमिक नहीं कर रहा, मैं कोई प्रवचन दे रहा नहीं हूं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ एकेडमिक ऑल्सो, आपके ओसीएम में है ये सब चीजें। हाँ, आपको बताना क्लियर है इसलिए। तो फिर अब हुआ इस तरीके से। अब यहां पे पहला फैक्टर ये दिखने का कि गवर्नमेंट ने पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम करके क्या किया, पूरा अपना बिजनेस सेक्टर अपने कब्जे में रखा, और आम नागरिक को बिजनेस करने से रोका गया। उनको बोला तुम एम्प्लॉय बनो, क्या बनो, यानी सब काम करो बस। और काम, अब सरकार किसको काम देगी? पहली चीज, तुम अपना कुछ करने दे रहे नहीं हो, तो हमारे पास पैसा कहां से आए? पैसा नहीं आएगा तो लोग बस खाना कहां से, खाना नहीं आया तो लोग भूखमरी से मरने लगे वहां पे। दूसरा काम, दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ऑल सेक्टर्स गवर्नमेंट खुद की इन्वेस्टमेंट करने लगी। यानी क्या भाई, यहां भी अपना बिजनेस खोलना है, लगा खुद का पैसा। उसके बावजूद भी सरकार खुद का पैसा लगाने के बावजूद भी सरकार को रेवेन्यू चाहिए। क्या चाहिए? रेवेन्यू यानी पैसा, इनकम्स। तो इनकम वो क्या सोच रही थी कि पैसा कहां से आएगा? व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा तो लोगों को खिलाएंगे। सही कि नहीं? उनकी सोच भी गलत नहीं थी। भाई बिजनेस हम करेंगे, खुद हम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो हम लोगों को खिलाएंगे। लेकिन ये उनको सुनना नहीं कि भैया आम नागरिक को तुम गधा बना रहे हो। क्या बना रहे हो? गधा। क्योंकि उनको कुछ करने के लिए दे रहे नहीं ना तुम लोग, इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना देश की इकोनॉमी के अंदर।
सब तुम अपना खोल के बैठ रहे हो, सब में इन्वेस्टमेंट खुद का खोल के बैठे हो, तो उसमें क्या हुआ ना, इन्वेस्टमेंट खुद की लगाना शुरू कर दिया हर जगह, हर जगह स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह वगैरह आप देखोगे तो सब आपको पहले के जमाने में सब सरकारी मिलेंगे, प्राइवेट नहीं थे कोई भी स्कूल। आप अगर दादू से पूछोगे, दादू से, तो दादू बोलेंगे कि हमारे टाइम पे सरकारी स्कूल ही थे, प्राइवेट स्कूल नहीं थे। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर? दूसरा टॉपिक, इन्वेस्टमेंट खुद का करने लगे। और तीसरा, हमारा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बताओ? 19 बोलो, वाह बेटा, डेट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिख गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी ने इंटरनेशनल ट्रेड को रोक दिया था, ट्रेड बैरियर कर दिया था, रोक दिया था। क्या दिया था? तो सभी ने अपनी अपनी बाउंड्रीज सभी कंट्री ने बंद कर दी थी। क्या बंद कर दी? बंद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, और उसके बाद बहुत ज्यादा, पता है वर्ल्ड वॉर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर में लोग अपने, आम जनता अपने सब देश के मिलिट्री को देती है, लो सब बचाओ हमको। वर्ल्ड वॉर ऐसा होता, आप भी देखो ना, वो उसमें बीच में ये रशिया एंड यूक्रेन का चालू है ना, तो वर्ल्ड वॉर किसको बोलते हैं मालूम है आपको? जहां पे देश के सभी नागरिक अपनी पूरी ट्रेजरी देते, ये लो सब हमको बचाओ, हमारे देश को आजाद रहने दो, बस हमको शासन की चाहिए नहीं किसी का। कुछ आ रहा था कुछ तुमको? हाँ, तो फिर हुआ इस तरीके से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड रेस्ट्रिक्ट किए गए थे। ट्रेड यानी हम इंडिया वाले भूखमरी से पहले तो मर रहे थे, क्योंकि बिजनेस कौन कर रहा था? गवर्नमेंट खुद कर रही थी, सरकार खुद की इन्वेस्टमेंट करके। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था? सब तरफ पहुंच नहीं पाई थी, तो लोगों के पास ना पैसा आ रहा ना खाना आ रहा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडस्ट्री होंगी, तभी तो हम खाना खा पाएंगे ना। तो उससे क्या हुआ था? इससे लोग पावर्टी से और भूखमरी से मरने लगे, और मरने की वजह से क्या हुआ? हमारा डेथ रेशो इतना बढ़ गया कि हमें बाहर से लोन्स, वर्ल्ड बैंक से लोन उठाने पड़े। क्या उठाने पड़े? लोन्स काफी बढ़ गए, और देश के अंदर एक ऐसा मिनिस्टर आया जो लिटरली इकोनॉमी को पूरे हमारे हिला देने वाला था, और वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएचडी किए हुए, इकोनॉमिक में अंदर पीएचडी, सबसे हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई होती है। उनकी थेसिस आज भी डेवलप कंट्रीज अडॉप्ट करती है। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उसके हाथ में अगर देश फ्रीडम नहीं दिया गया ना, इंडिपेंडेंटली भाई तू चला, वो 2 साल के अंदर हमारे पूरे क्राइसिस निकाल सकता है, इतना पावरफुल पर्सन है वो। उसके ऊपर पिक्चर बन गई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, देखी होंगी। तो उसको करने नहीं दिया गया, नहीं तो वो करने पे आता ना तो सब लीडर्स को बाजू कर दिया। आज भी मोदी जी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, भले अपोजिशन पार्टी में है, क्योंकि उसने हमारे देश को ये अनडेवलप से डेवलपिंग में लाया हुआ है। बता दूं मैं आपको, हमारी इंडिया आजादी के बाद अनडेवलप कंट्री में थी, पिछड़े कंट्रीज में थी। हमारी डेवलपिंग स्टेटस डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, मैं आपको बता दूं। और ये जीएसटी कंसेप्ट भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था इंडिया के अंदर, सिर्फ उसको अडॉप्ट करने नहीं दिया गया, क्योंकि वो बेचारा बोल ही नहीं पाता है ज्यादा, उसको बोलते नहीं आता, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा बोलना पड़ता है, ऐसे आवाज जिसकी ज्यादा उसका वो बिल पास होता है एक्चुअली। हाँ सुनो, वो लॉ का पार्ट है, बताऊंगा वो भी इधर आओ उधर। तो अभी क्या हुआ, 1991 की नवन के पहले पूरी तरह क्राइसिस सफर कर रहे थे। अब क्राइसिस सफर होने की वजह से क्या हुआ, 1991 में कांग्रेस गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा लीडर आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसको फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया गया। भाई पैसों का तू कर पूरा हिसाब, चल।
और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला अगर मुझे आप फाइनेंस मिनिस्टर दे रहे हो बनाने के लिए, तो अब मेरी पॉलिसी चलेगी पूरी, क्योंकि आपका तो देख लिया सब कुछ। बोला ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल लाया और नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें उसने 3 पॉलिसीज को इन्वॉल्व किया, LPG। और इन 3 पॉलिसीज ने जो धमाका किया, आज हमारी इंडिया अनडेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग में आने लगी। वो धमाका क्या है, कल आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जिसने हमारे पिछड़ी कंट्री से लाकर हमारी डेवलपिंग स्टेट्स, आज वर्ल्ड वाइड एक अमेरिका वाला बच्चा क्या पढ़ता है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। होगा कभी ना कभी भाई, होगा। समझा आपको क्लियर? तो कल ये LPG में क्या होता है, कल इसके आगे का पिक्चर आपको समझाया जाता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।